हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। लेकिन ये वीडियो समझने के लिए पहले आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की वीडियो देखनी पड़ेगी। खैर, थोड़ा शॉर्ट रिकैप मैं दे देती हूँ। टॉर्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जो ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो और ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जिसमें कोई पर्सन बिना फॉल्ट के भी लायबल हो सकता है, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसे आप उसके नाम से ही समझ सकते हैं। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीटली लायबल। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर कोई अपने लैंड में कोई नॉन नेचुरल यूज़ करता है और उस लैंड से कोई डेंजरस चीज़ एस्केप हो जाती है या निकल जाती है, तो वो एब्सोल्यूटली लायबल हो जाता है, चाहे उसकी फॉल्ट हो या ना हो। और इसमें कोई एक्सेप्शंस भी नहीं होते। मतलब अगर आपके लैंड से कोई डेंजरस चीज़ एस्केप कर जाती है तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या डिफेंडेंट की गलती की वजह से हुआ, इसलिए मैं लायबल नहीं हूँ। मतलब चाहे किसी की भी गलती हो, लायबिलिटी आप पे ही आएगी। तो इसको इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शंस। तो बात ये आती है कि इतना स्ट्रिक्ट लॉ क्यों बनाया गया कि बिना किसी भी गलती के आपको एब्सोल्युटली लायबल कर दिया जाएगा। तो इसको बनाने की वजह थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो आइए इस केस को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाने की जरूरत पड़ गई। In 1984, 4,000 people died in the Indian city of Bhopal as 40 tons of gas leaked from a pesticide factory owned by the American company Union Carbide. More than 10,000 are reported to have died in the months that followed. ये बात है 2 दिसंबर 1984 की, जब रात के करीब 11 बज रहे थे और भोपाल के एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में गैस लीक होने की वजह से कुछ वर्कर्स की आंखें जलने लगी। पर उनकी बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए लोग टी ब्रेक पे चले गए अराउंड 12:40। और देखते ही देखते अगले 2 घंटों में 40 टन्स ऑफ गैस ने पूरे भोपाल को अपनी चपेट में ले लिया and around 3,000 people died immediately. इस गैस का नाम था मिथेल आइसोसिनेट MIC, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके बहुत ही खतरनाक गैस बन जाती है। ये गैस कितनी खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस गैस का असर अगले 30 सालों तक देखने मिला। Around 20,000 children died prematurely and the children who survived were born with disabilities. That means the gas has left his mark for 3 generations. But the most disturbing thing that happened was that the company Union Carbide Corporation denied any responsibility and put the blame on its subsidiary company Union Carbide India Limited. In fact, the chairperson of UCC, Warren Anderson, came to Bhopal 4 days later, that is on 7 December 1984, and got immediately arrested as well. However, within few hours, he got the bail and he immediately ran back to USA and never came back to India thereafter. जिसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के चेयरमैन, जिसको इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, ना ही उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डिनाई किया, बट उसको कोई भी लीगल एक्शन फेस नहीं करना पड़ा। और 30 सालों तक भोपाल ऐसे कंपनी की वजह से सफ़र करी जिसके चेयरमैन को कोई भी सज़ा नहीं मिली। लीगल बैटल, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस अगले 39 इयर्स तक चला गवर्नमेंट और UCC में, और फाइनली अब जाके इसी साल मतलब 2023 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बंद कर दिया। तो बात करते हैं 1985 की, जब पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने ये केस फाइल किया था US कोर्ट में फॉर अ क्लेम ऑफ $3.3 बिलियन अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड।
बट बाय 1986 सारे लिटिगेशंस को इंडिया ट्रांसफर कर दिया गया ऑन ग्राउंड ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस। मीनवाइल मार्च 1985 में भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट पास हुआ, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो सभी विक्टिम को सोली रिप्रेजेंट कर सके। 1987 में बहुत से केसेस फाइल किए गए यूसीसी के अगेंस्ट भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां से ऑर्डर आया कि यूसीसी 350 करोड़ पे करेगा एज इंटरिम कंपनसेशन। बट यूसीसी ने इस ऑर्डर को ना मानते हुए पे करने से रिफ्यूज कर दिया। लेटर हाईकोर्ट के पास ये मामला गया और हाईकोर्ट ने इस इंटरिम कंपनसेशन को रिड्यूस कर दिया टू 250 करोड़। पर यूसीसी ने फिर से अपील प्रेफर कर दी बाय एसएलपी टू सुप्रीम कोर्ट। इसी बीच 1989 में इंडियन गवर्नमेंट एंड यूसीसी के बीच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई एंड एक सेटलमेंट ऑर्डर पास हुआ जिसमें यूसीसी की लायबिलिटी फिक्स कर दी गई $470 मिलियंस में एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जो कि उस टाइम के ऑलमोस्ट 750 करोड़ बनते थे। यहाँ पे इसे इंडियन गवर्नमेंट का एक बैड डिसीजन कहा जा सकता है, क्योंकि पहले तो ये ओरिजिनल क्लेम के जो कि $3.3 बिलियंस था उसका हार्डली 15% है, एंड दूसरा एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोला गया, जो कि लिमिट कर रहा था एनी फ्यूचर क्लेम्स को। ये सेटलमेंट ऑर्डर होने के बाद गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और काफ़ी ज़्यादा रिव्यू पिटिशंस भी फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में, क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर इटसेल्फ। इसको क्वेश्चंस करने के कुछ ग्राउंड्स में से थे, पहला, सेटलमेंट ऑर्डर हुआ था यूसीसी एंड यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, जबकि ये एक्चुअली होना चाहिए था बिटवीन यूसीसी एंड द विक्टिम्स ऑफ द ट्रेजेडी, and thus the order in itself is void as the people who got affected did not even receive any notice of such settlement. Second, ये order future claims पे restrictions लगाता है, जो कि अपने आप में ही गलत है। इसका सिंपल सा रीज़न था absence of reopener clause, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा था कि इस गैस का इफेक्ट कितने टाइम पीरियड तक देखने को मिल सकता है। तो इस एब्सेंस की वजह से आगे चल के अगर कुछ भी ऐसा इफेक्ट होता है तो हम आगे उनसे कोई भी कंपनसेशन या कुछ क्लेम नहीं कर पाएंगे। और तीसरा था इनएडुकेसी ऑफ कंपनसेशन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जस्ट 15% ऑफ ओरिजिनल क्लेम था। But in 1991, the Supreme Court rejected all the contentions and upheld the validity of settlement order except the condition of quashing of criminal proceedings. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो डील है वो इलीगल नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा वैलिड रीज़न नहीं है जिसके बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर किया जा सके। लेकिन ये सेटलमेंट अमाउंट सिर्फ यूसीसी को लिमिट करती है, लेकिन ये विक्टिम्स को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो यूनियन ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो दिस सेटलमेंट ऑर्डर वॉज रीच्ड बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी ऑफ डिमांड्स टू कॉम्पनसेट द विक्टिम्स। 1994 में यूसीसी ने अपने इंटायर स्टेक्स यूसीआईएल के एक इंडियन कंपनी को सेल कर दिया फॉर 170 करोड़ and the name of UCIL was changed to Everready Industries India Limited. December 2010, यूनियन गवर्नमेंट ने फाइल किया एक क्यूरेटिव पिटिशन अगेंस्ट 1989 सेटलमेंट एंड सॉट किया एडिशनल फंड्स ऑफ ₹7,400 करोड़ फ्रॉम द कंपनी। 2022, the court asked the union to take a call on whether it intends to pursue the petition, and the union confirmed that they would pursue the petition and make a demand for higher compensation for the victims. Finally, 2023 में the bench heard arguments for 3 days from January 10 to 12, 2023 and reserved the judgment. Finally, on 14th March 2023, the Supreme Court dismissed the government's curative petition to secure more money from UCC. According to Supreme Court, any enhancement in the compensation for Bhopal gas tragedy survivors should have been made in immediate aftermath of the tragedy and not 3 decades later.
और इसी तरह इतने बड़े इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अगर हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगाते हैं तो लोग एक्सेप्शंस के अंदर बच जाते हैं, और तभी आया एब्सोल्यूट लायबिलिटी जहां एक्सेप्शंस को हटा दिया गया। साथ ही में गवर्नमेंट को ये भी रियलाइज़ हुआ कि ऐसे हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ का ग्लोबल मार्केट से काफ़ी रिलेशन है। यूसीसी ने ये प्रोडक्शन प्लांट एमपी में सिर्फ इसलिए नहीं लगाया कि वो यूएस के इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस को अवॉइड कर सके, बट ऑल्सो टू एक्सप्लॉइट द लार्ज एंड ग्रोइंग इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट। इसीलिए एग्जिस्टिंग लॉज में काफ़ी चेंजेस किए गए एंड न्यू एक्ट्स बनाए गए, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जिसमें ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हैजार्डियस सब्सटेंस में डील करते हैं उन्हें पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो जाता है, जो कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड कंपनसेशन देती है टू थर्ड पार्टी जो कि सफ़र करते हैं ऐसे लॉसेस। खैर, ये ट्रेजेडी ने हमें एक वार्निंग साइन दिया है कि डेवलपमेंट तो ज़रूरी है पर सेफ्टी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी नोट के साथ थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।